नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया और इस बिल के पास होने से एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिखा दिया है कि कुछ लोग सड़कों पे उतर करके हिंसा फैलाने की साजिश रचते हैं। कुछ लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, भले पॉकेट में भारत का संविधान लेकर के चलते हैं, जो लोग तख्ता पलट के सपने देखा करते हैं, वो चाहे जो चाहे कर लें, जो साजिशें रचनी हो रचें। भारत के हित में, भारत के युवाओं के हित में जो कुछ जरूरी है, प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया, प्रियंका गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, गौरव गोगोई हो, आप इनका पूरा भाषण उठा के देख लीजिए। पेपर लीक को कैसे रोका जाए, इसके बारे में एक सुझाव इन लोगों ने नहीं दिया, एक सुझाव नहीं दिया इन लोगों ने। सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में ये लोग लगे रहे कि किस तरह से मोदी को नीचा दिखाया जाए, कौन सा पॉइंट निकाला जाए जिससे कि सरकार एम्बैरेस हो। सोचिए, ये कहते हैं कि छात्रों के हितैषी हैं, इनके मुंह से एक सलाह, एक एडवाइस ये नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को कभी भी राहुल गांधी पे या किसी भी विपक्ष के नेता पे बेवजह का प्रहार करते हुए, व्यक्तिगत प्रहार करते हुए? देखिए, कितनी उनकी आलोचना हुई है कि भाई आपने इन कॉकरोचों को माफ कर दिया जिन लोगों ने हिंसा किया। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है, वो नाराज है और नाराजगी कई हद तक, कुछ हद तक जायज भी है, क्योंकि सामने कैमरा पे दिख रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनमें बच्चियां भी हैं। ये वो जनरेशन है जो रील देख करके बड़ी हो रही है और इसको सही गलत का कुछ भी अंदाज नहीं है। इनको लगता है कि जैसे गाली गलौज एक सामान्य जो बोलचाल की भाषा होती है उसका हिस्सा बन गया है। अब इनको कौन समझाए? इनको समझाना मुश्किल है। लेकिन और आपने देखा होगा किस तरह से सुरक्षा बलों पे ये जो अपराधी तत्व उसमें घुस गए। तकरीबन 3000 लोगों की पहचान जो दिल्ली पुलिस ने की है। सोचिए, अगर सरकार अपना संयम खो देती और अगर बल प्रयोग वहां पे करती, तो ये 3000 जो गुंडे एलिमेंट्स थे उनकी कुटाई तो अच्छे से होती ही, लेकिन जो वहां पे 10-20% छात्र थे उनको भी चोटें आती। प्रधानमंत्री मोदी का संयम देखिए और उनका टॉलरेंस देखिए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, ये छात्रों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, तो बल प्रयोग के खिलाफ उन्होंने निर्णय लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी करवा दिया और उसके बाद जो मुख्य वजह रही है इस प्रदर्शन की, पेपर लीक, तुरंत उसके लिए कानून लेकर के आए, सजा को और कड़ा किया और देखिए लोकसभा में बिल पास भी हो गया। सरकार की तरफ से यह सारी व्यवस्था की गई है कि कैसे अब जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको 10 साल की सजा होगी, 50 लाख फाइन होगा और ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उनकी सजा तो और भी ज्यादा है। यह सब कुछ प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन विपक्ष के पास, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, सलाह के नाम पे कुछ नहीं। बस मोदी सरकार को टारगेट करना है। आपने छात्रों के ऊपर बल प्रयोग करवाया। अरे भाई, अगर उस भीड़ में अगर ये गुंडा एलिमेंट्स घुस आए हैं, अपराधी तत्व घुस आए हैं, तो क्या उनको माला पहनाया जाएगा? क्या पुलिस एक्शन नहीं लेगी? पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश ये लोग करेंगे और पुलिस चुपचाप बैठ के देखती रहेगी? और पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ हो गया ऐसा वैसा, तो फिर आप बोलेंगे भाई आपके सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? वहां भी इनकॉम्पिटेंस है। तो आप ये समझिए कि जिस तरह से लोकसभा में ये पेपर बिल पास हुआ, उससे यह बड़ा स्पष्ट है कि विपक्ष के पास एक सुझाव भी नहीं है कि कैसे छात्रों का भला हो। वो जिम्मा उन्होंने पूरी तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर डाल दिया, क्योंकि जब ये विपक्ष सत्ता में हुआ करती थी तो ये लोग खुद तो पेपर लीक को रोक नहीं पाए, अब विपक्ष में रहते हुए क्या रोक पाएंगे? अच्छा देखिए, इनके पास सुझाव तो एक भी नहीं है, एडवाइस एक भी नहीं है कि कैसे पेपर लीक को रोका जाए। लेकिन
पॉलिटिकल स्पीच देने के लिए कह दीजिए और बेवकूफ़ी वाली बातें करने को कह दीजिए, तो ये सबसे आगे रहते हैं। और राहुल गांधी तो सबके लीडर हैं, सरदार हैं। अब उन्होंने लोकसभा में स्टूडेंट्स, इडियट्स और अंधभक्त, ये 3 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वहां अलग ही हंगामा खड़ा हो गया। और ये कितने ड्रामेबाज है राहुल गांधी। वो कहते हैं जी हमने एक छात्र से बात की और उसने ऐसा ऐसा कहा। उसने क्या कहा? वो कहते हैं राहुल गांधी कि एक स्टूडेंट ने उनको बताया कि देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इडियट होते हैं और अंधभक्त होते हैं। ये राहुल गांधी को कोई स्टूडेंट बता रहा है। मतलब राहुल गांधी को तो खुद ही लोग इडियट कहते हैं। अब ये स्टूडेंट से जाकर के बात करके, मतलब ये जो ग्रुप पूरा है ना, इकोसिस्टम, ये कभी बोलेगा कि हम कहीं जा रहे थे, ऑटो में बैठे हुए थे, ऑटो चलाने वाले ने हमसे ये कह दिया और उसको वो एक मिसाल बना देते हैं। अब ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट से इनकी बात हुई और उसने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इडियट होता है और अंधभक्त होता है। और उसके बाद उसको डिफाइन भी किया। 18 साल का स्टूडेंट इनको बता रहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं। और आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि स्टूडेंट तो आप समझ ही गए, इडियट भी समझ गए। वो कहते हैं अंधभक्त वो होता है जो बिल्कुल कन्विंस्ड होता है कि जो दूसरा इडियट है वो भगवान है। मतलब ये किस तरह से किसको टारगेट करना, इनडायरेक्टली उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की। उनको बताया गया कि भाई इस तरह का जो शब्द है वो पार्लियामेंट में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अनपार्लियामेंट्री है, आप इसका इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन राहुल गांधी तो बच्चों वाली जिद करते हैं। कई बार तो वो जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उनको आप लाख समझाइए वो समझते नहीं है। तो स्पीकर उनको बता रहे हैं कि भाई ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए ये जो होता है ना, उनको लगता है कि चलो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से तो इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन चूंकि स्पीच लाइव टेलीकास्ट होती है तो वो व्यक्तिगत रूप से जो कटाक्ष करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, वो तो जनता तक मैसेज जा रहा है। मतलब अपनी बेवकूफ़ी और ये गुंडों वाला उनका जो अप्रोच है वो दिखाने से वो बाज नहीं आते। और संसद में बुधवार को भी उन्होंने यही किया। लाख समझाने के बावजूद उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं ये शब्द नहीं कहूंगा, शब्द का नाम भी लिया और कहा कि हम ये नहीं कहेंगे। और ये व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। सोचिए, इस व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन इसे संसदीय परंपराओं का, मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर किस तरह के आक्षेप ये करते हैं और खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कहा कि भाई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे किरण रिजिजू ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और कहते हैं कि नहीं जी हम तो बैठ जाएंगे, हम तो बोलेंगे ही नहीं। सोचिए, पेपर लीक पे बात हो रही है, इनके पास एक सलाह नहीं है। जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए। प्रियंका गांधी वहां पे जाके कहती हैं कि भाई ये तो पूरे देश में हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। दीनहीन वाली स्थिति में थी प्रियंका गांधी राजस्थान में। जिस तरह के कानून अब नरेंद्र मोदी सरकार ला रही है, आप भी तो ला सकते थे, आप तो नहीं लाए। अगर उसी वक्त शुरुआत हो गई होती तो आज ये समस्या पूरी तरह खत्म हो गई होती। लेकिन इन लोगों ने इस तरह के कानून को बनाने की कोई कोशिश नहीं की। और अब देखिए, अब ये सरकार, पहले तो इसने तुरंत पकड़ा जो लोग भी इस बार नीट के पेपर लीक में शामिल थे, वो सब पकड़े गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया है, संसद में बिल भी पास हो गया, कड़े प्रावधान हो गए। यूपीए के टाइम में क्या हुआ था, मनमोहन सिंह जी के टाइम में क्या हुआ था, और अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त राजस्थान में पता नहीं कितने पेपर लीक्स हुए। तो ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, पूरी तरह से। और ये राहुल गांधी, ये इडियट, खुद को इडियट कह रहे हैं ना, इसका मतलब अब 3 ही तरह के लोग होते हैं। स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट तो राहुल गांधी है नहीं, अंधभक्त होते हैं तो वो अपने आप को अंधभक्त मानते नहीं, तो फिर तो इडियट ही बचे ना। तो राहुल गांधी ने खुद को इडियट कहा। भाई राहुल गांधी से कोई पूछेगा कि 3 कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में हैं, तो आप तो इडियट हैं। तो यह दूसरों के लिए जो कुआं खोदने का काम करता है, खुद उसमें गिरता है। राहुल गांधी को पहले अपनी कैटेगरी तय करनी चाहिए कि इन 3 कैटेगरी में से वो खुद किस कैटेगरी में है। देखिए, विपक्ष का कोई भी नेता हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सादुद्दीन ओवैसी हो, तमाम ऐसे लोग हों, किसी के पास पेपर लीक का कोई जवाब नहीं था।
इसलिए देश की जनता को यह देखना चाहिए कि ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, ये सीपीएम, जॉन बिट्टास और तृणमूल कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभिषेक बनर्जी भी काफी उछल कूद कर रहे थे। भाई तुम बंगाल जाओ और देखो कि कहीं अंडे वंडे तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए। लेकिन ये सब के सब पूरा विपक्ष संसद में पूरी तरह से नंगा हो गया, क्योंकि इसने दिखाया कि मेंटली ये बैंकरप्ट हैं। उछल कूद चाहे ये जितना भी कर लें, इनके पास कुछ भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं है। ये सिर्फ मीन मेख निकाल सकते हैं। मीन मेख निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप चाहे कितना भी बढ़िया काम कर लीजिए, वो 4 लोग आपको मिल ही जाएंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भैया आप 1-2 कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी तो देते कि इस तरह से आप पेपर लीक को रोक सकते हैं। किसी के पास कोई सजेशन नहीं है, सब हवाई बातें इन लोगों ने की। राहुल गांधी का तो अलग ही था। उन्होंने कहा कि भाई आप अमित शाह को सैक कर दीजिए, अमित शाह को बर्खास्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जंतर मंतर पे जो पुलिस क्रैकडाउन हुआ है उसमें अमित शाह का हाथ है जी। मतलब वो कहते हैं ना कि वो नारे लगाते थे जंतर मंतर पे कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है और उसके बाद और भी होगा और अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का अगला नंबर होगा। तो राहुल गांधी अब चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ाया जाए इसको, अब किया जाए इसको। अब वो कह रहे हैं नहीं, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये जो बल प्रयोग हुआ है वो अमित शाह के इशारे पे हुआ है। तो बल प्रयोग हुआ है तो उसमें क्या गलत हुआ है? ये तो सरकार आपको खुल के बोल नहीं रही है ना। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या राहुल गांधी भी उन ताकतों में शामिल थे जिन्होंने कि इन 3000 क्रिमिनल्स को जंतर मंतर पे बुलाया। किसने बुलाया? राहुल गांधी। आप कहते हैं कि छात्रों के ऊपर बल प्रयोग हुआ। अगर ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आएंगे तो क्या पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस तो कार्रवाई करेगी। वो कहते हैं कि अमित शाह के इशारे पे ये सब कुछ हुआ। वो कहते हैं कि या तो उनके इशारे पे हुआ या तो वो इनकॉम्पिटेंट है अगर वो नहीं जानते थे। अच्छा, सबसे ज्यादा ज्ञान आप ही के पास है क्या? अच्छा, इतना ही नहीं, ये व्यक्ति इतना झूठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने खुद देखा कि वो पुलिस वाले से बात कर रहे थे। तो भाई गृह मंत्री हैं तो क्या पुलिस वाले से बात नहीं करेंगे? फोन पे पुलिस से बात कर रहे थे जब ये एजिटेशन चल रहा था जंतर मंतर पे। भाई वो गृह मंत्री हैं, पुलिस से बात कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस एक तरह से उन्हीं के अंदर आती है। दिल्ली कोई पूर्णकालिक प्रदेश तो नहीं है ना, फुल स्टेटहुड नहीं है दिल्ली के पास। दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री को ही रिपोर्ट करती है, एलजी को रिपोर्ट करती है और एलजी उनके नॉमिनी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? राहुल गांधी फिर कहते हैं कि अमित शाह ने बाद में एक दूसरे मंत्री को कहा कि भाई तुम कॉल करो, और इसलिए गृह मंत्री को सब कुछ मालूम था। भाई मालूम होना ही चाहिए, क्यों नहीं मालूम होगा? देश के गृह मंत्री को मालूम नहीं होगा कि देश की राजधानी में क्या हो रहा है, तो किसको मालूम होगा? देखिए, ये राहुल गांधी उटपटांग बात करने के लिए जाने जाते हैं। इनका दिमाग कभी होश में नहीं रहता है, तो हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो फेलियर पे फेलियर जो इनको मिलता जा रहा है ना, उससे बिल्कुल विचलित हो गए हैं। लेकिन इनका जो रवैया है, सफलता की कोई संभावना दिख नहीं रही है, उनमें वो गंभीरता नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इस व्यक्ति को बोलना भी नहीं आता, इसलिए वो कह रहे हैं कि अमित शाह को सैक कर दो। मतलब नरेंद्र मोदी को आप डिक्टेशन देंगे क्या कि किसको सैक करना है, किसको नहीं करना है? नरेंद्र मोदी ने जो समझदारी दिखाई है, अगर बल प्रयोग किया होता तो 3000 गुंडे, इनकी कुटाई तो हुई होती, लेकिन ये जो 10-20% वहां पे छात्र थे, उनको भी चोटें लग सकती थी। ये तो कोमल हृदय था प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इसको अपना कोई ईगो इशू नहीं बनाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए लेकिन एक भी छात्र को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया और सारी मांगे मान ली। इसकी तारीफ करने की बजाय राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं। तो खैर, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ने अपने आप को बुरी तरह एक्सपोज किया, और दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप चाहे कितना भी हो हंगामा कर लें, राहुल गांधी कुछ भी कह लें, सीपीएम कुछ भी कह ले, अखिलेश यादव कुछ भी कह लें, ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून सम्मत उनको सजा मिलेगी। ये रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया है कि भाई जो देश में शांति व्यवस्था को भंग करेगा उसके साथ सरकार बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका, इन्होंने विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। कैसे? जैसे योगेंद्र यादव ने किसान आंदोलन के समय विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की थी। आपको याद होगा योगेंद्र यादव ने क्या कहा था
किसान आंदोलन के बाद उन्होंने कहा था, ये जब चुनाव परिणाम आए, लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा लगता है कि कोई असर हुआ नहीं। योगेंद्र यादव कितना शातिर आदमी है, वो कहता है कि भाई हमारा काम था विपक्ष को एक पिच तैयार करके देना। हाँ, हमने पिच तैयार कर दी, मतलब वो जो किसान आंदोलन था वो इनकी साजिश थी, ये पिच तैयार कर रहे थे विपक्ष के लिए। ये और बात है कि विपक्ष उस पिच पे जो उनके लिए तैयार किया गया था उसका फायदा नहीं उठा पाई, तो विपक्ष की गलती थी। चलिए, वो प्रयोग तो उनका सफल हो गया। तो अब ये अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका ये नया प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि एक नई पिच तैयार की जाए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए, लेकिन इस बार फिर से वो फेल हो गए। वो न किसान आंदोलन वाला पिच उनके काम आया और न ही ये नेट पेपर लीक वाला पिच उनके काम आया। सोचिए, इन लोगों का काम ये रह गया, ये भाड़े के एजेंट टट्टू हैं। ये योगेंद्र यादव, अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, ये सारे लोग ये भाड़े के टट्टू हैं। ये पिच तैयार करते हैं विपक्ष के लिए, क्योंकि उनको पता है कि विपक्ष में इतना दम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बैलेट के थ्रू चैलेंज कर सके, तो इनको पिच बनाना पड़ रहा है। सोच लीजिए कि किस तरह से निष्प्रभावी हो गई है विपक्ष की राजनीति। भारत में विपक्ष की राजनीति कितनी निष्प्रभावी हो गई है, टोटली इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल है, ये बहुत स्पष्ट है। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और बड़ी जीत है और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी हार है। और जहाँ तक ये अभिजीत दीपके और रंका की बात है, इनका खेल बिल्कुल खत्म है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे सबक सीखा है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबक सीखा, और मोदी की सरकार हमेशा सबक सीखती है। ध्यान रखिएगा, शाहीन बाग में प्रदर्शन बहुत लंबा चला था, लेकिन फिर कोई दोबारा शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन दिल्ली में नहीं हुआ है। किसान आंदोलन बहुत लंबा चला था, लेकिन कोई दूसरा किसान आंदोलन दिल्ली में नहीं हुआ। तो ये जो छात्र आंदोलन यहाँ पे इन लोगों ने किया जंतर मंतर पे, और जो हुड़दंग मचाया, तो चलो मचाया सो मचाया। अब अमित शाह कोई दूसरा हुड़दंग इस दिल्ली में होने नहीं देंगे, ये आप मान के चलिए। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। आयशा घोष से पूछ लीजिए कैसे पुलिस खदेड़ती हुई सीपीएम के ऑफिस में घुसी थी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।